25 अगस्त सन 1764 पेरिस के आसमान में एक धूमकेतु की तलाश में एक उत्साही खगोल शास्त्री चार्ल्स मेसियर अपनी दूरबीन से रात के काले कैनवास जैसे आसमान को छान रहे थे और अचानक ही उनकी नजर एक हल्की धुंधली सी चमक पर पड़ी। वो कोई चमकीला तारा नहीं लग रहा था, बल्कि एक बादल जैसी वस्तु थी जिसमें अलग अलग सितारे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये इतनी मध्यम थी कि पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई धूमकेतु ही है, लेकिन अगली कुछ रातों में जब उन्होंने इसे और डिटेल में स्टडी किया तो पता चला कि ये तो एक ही जगह पर स्थिर है। इसमें किसी धूमकेतु की तरह पूंछ नहीं लहरा रही। इसके बाद मेसियर ने इसे अपने प्रसिद्ध कैटलॉग में दर्ज कर दिया, जो 1781 में फाइनली पब्लिश किया गया। और उस कैटलॉग में वो ऑब्जेक्ट थी M33 ट्रायंगुलम गैलेक्सी। दुनिया ने पहले तो इसे एक सिंपल नेबुला माना। सबको लगता था कि ये मिल्की वे के अंदर ही कोई बड़ा सा गैस का बादल है, पर आसमान में ये किसी रहस्य से कम नहीं था। सालों तक ये सिर्फ एक नंबर था, M33, मेसियर के कैटलॉग में पड़ी सैकड़ों ऐसी ऑब्जेक्ट्स में से एक। और फिर आया सन 1920 का दशक। माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की 100 इंच हुकर टेलीस्कोप पर एडविन हबल ने इसे फिर से देखने का प्लान बनाया। उन्होंने इसमें सेफिड वेरिएबल स्टार्स की खोज की। सेफिड वेरिएबल स्टार्स वो तारे होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल में चमकते और बुझते हैं, और यही सितारे दूरी मापने का सबसे सटीक पैमाना है। हबल ने अपनी कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि ये कोई लोकल नेबुला नहीं है, बल्कि एक पूरी अलग आकाशगंगा है, हमारे सूरज से 2.74 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। और तब से ट्रायंगुलम गैलेक्सी ने वैज्ञानिकों को बांध लिया। यह हमारे लोकल ग्रुप में मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेंबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई साधारण आकाशगंगा है। इसके स्पाइरल आर्म्स टूटे फूटे हैं, जैसे कोई प्राचीन चित्रकार ने इसे अधूरा छोड़ दिया हो। इसमें कोई सेंट्रल बल्ज नहीं है जो अक्सर हमें दूसरी गैलेक्सीज में दिखाई देता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का कोई सुराग नहीं। गैस और इसमें मौजूद तारों का अनुपात इतना असंतुलित है कि लगता है कि ये गैलेक्सी अभी भी जन्म ले रही है। ये आकाशगंगा न सिर्फ जीवित है, बल्कि बदल रही है, एंड्रोमेडा की ओर बढ़ रही है। शायद 3 से 5 बिलियन साल बाद ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में विलीन हो जाएं। लेकिन M33 को लेकर आज भी कई सवाल हैं। क्या ये वाकई हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है या कोई भटकी हुई दुनिया जो हमारे लोकल ग्रुप में आकर फंस गई? ये कहानी है ट्रायंगुलम गैलेक्सी की, वो धुंधली सी छाया जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप पहली बार देखते हैं तो लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने नीले सफेद रंगों से आकाश में घुमावदार लकीरें खींच दी हों। ये कोई परफेक्ट स्पाइरल नहीं है जैसे हमारी मिल्की वे या एंड्रोमेडा की तरह, पर M33 को स्पाइरल गैलेक्सी में ही क्लासिफाई किया जाता है। इसकी 2 मेन स्पाइरल आर्म्स हैं, लेकिन वो बीच से टूटी हुई हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो और उन्हें खींचकर अलग कर दिया हो। लेकिन इन टूटी हुई स्पाइरल आर्म्स के बीच अनेकों विशाल H2 रीजन्स पाई जाती हैं, जहां सूर्य से सैकड़ों गुना भारी सितारे पैदा हो रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें NGC 604, NGC 595 और IC 142 जैसे नामों से पुकारते हैं, पर असल में ये विशाल H2 रीजन्स आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादल हैं, जहां तारे बनने की प्रोसेस शुरू होती है। NGC 604 तो इतना बड़ा है कि हमारा ओराइन नेबुला इसमें समा जाएगा, और वो भी कई बार। ये 1500 लाइट ईयर्स चौड़ा एक गैस का गुब्बारा है, जिसमें लाखों डिग्री गर्म आयोनाइज्ड गैस भरी पड़ी है, और दर्जनों O टाइप स्टार्स एक साथ चमक रही हैं। हबल और जेम्स वेब की तस्वीरों में ये किसी लाल गुलाबी रंग के विशाल बुलबुले की तरह दिखता है, जैसे किसी आकाशगंगा के अंदर से एक दूसरी आकाशगंगा पैदा हो रही हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज तो इस गैलेक्सी की संरचना है। हमारी मिल्की वे में एक मोटा सा सेंट्रल बल्ज है और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो करीब 4 से 6 लाख सोलर मासेस के बराबर भारी है। एंड्रोमेडा में तो 100 मिलियन सोलर मासेस का एक दैत्याकार सूर्य द्रव्यमान का राक्षस बैठा है।
लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी के केंद्र में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सन 2024 तक सारे ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि वहां कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल या तो है नहीं या उसका मास 3000 सोलर मासेस से भी कम है, यानी लगभग न के बराबर। और ये बात वैज्ञानिकों को परेशान करती है, क्योंकि जितनी बड़ी आकाशगंगा होगी उसका उतना ही बड़ा सेंट्रल ब्लैक होल भी होना चाहिए। ये नियम लगभग हर जगह पर लागू होता है सिवाय ट्रायंगुलम गैलेक्सी के। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो वो ब्लैक होल कभी बना ही नहीं या फिर बहुत साल पहले किसी बड़ी सी टक्कर में बाहर फेंक दिया गया, और दोनों ही संभावनाएं डरावनी हैं। फिर भी ये आकाशगंगा सितारे बनाने में माहिर है। इसकी स्टार फॉर्मेशन रेट करीब 0.45 सोलर मासेस पर ईयर है। हमारी मिल्की वे से थोड़ी कम, लेकिन एंड्रोमेडा से कई गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि इसके पास अभी भी बहुत सारी गैस बाकी है, करीब 3.2 बिलियन सोलर मासेस की हाइड्रोजन गैस, जिससे तारे बनने अभी बाकी हैं। जबकि हमारी आकाशगंगा पहले ही आधी गैस खर्च कर चुकी है, जिसका मतलब है ट्रायंगुलम गैलेक्सी अभी जवान है। और ये युवा अवस्था कहीं न कहीं उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। करीब 3 से 5 बिलियन साल बाद इन दोनों का एक भयानक टकराव होगा, और जब ये होगा तो ट्रायंगुलम गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे और गैस एंड्रोमेडा में मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले ट्रायंगुलम गैलेक्सी हमें कुछ सिखा रही है। वो बता रही है कि आकाशगंगाएं भी अलग अलग स्वभाव की होती हैं, कुछ शांत तो कुछ उग्र। कुछ के केंद्र में अंधेरा राज करता है, कुछ के केंद्र में सिर्फ प्रकाश। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप दूर से देखते हैं तो ये 2.74 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक चमकीला स्पाइरल दिखाई देता है, लेकिन इसकी रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो पहले ही 2.74 मिलियन साल पुरानी हो चुकी होती है। यानी हम उसे आज नहीं बल्कि उसका उस समय का स्वरूप देख रहे हैं जब पृथ्वी पर हमारे पूर्वज अभी अभी सीधे खड़े होना सीख रहे थे। धरती पर मानव जीवन का एवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ था। तो उस समय पर ट्रायंगुलम गैलेक्सी में क्या हो रहा था? उसकी स्पाइरल आर्म्स में नए नए सितारे पैदा हो रहे थे। NGC 604 जैसी विशाल नर्सरी में हमारे सूर्य से 200 से 300 गुना भारी नीले राक्षस यानी ब्लू जायंट सितारे एक साथ जल रहे थे। उनकी अल्ट्रावायलेट रेज आसपास की गैस को इतना गर्म कर रही थी कि वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती थी। लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी की एक और खासियत है जो इसे हमारी मिल्की वे से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ पर डार्क मैटर बहुत कम मौजूद है। हमारी आकाशगंगा में जितना डार्क मैटर है, ट्रायंगुलम गैलेक्सी में उसका सिर्फ 1/3 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तारों और गैस पर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ ढीली है। यही वजह है कि इसके स्पाइरल आर्म्स इतने खुले और टूटे हुए हैं, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है। सन 2023-24 में एल्मा रेडियो टेलीस्कोप ने इसके केंद्र की मैपिंग की और उससे मिले नतीजे चौंकाने वाले थे। इसके केंद्र में मौजूद गैस की डेंसिटी बहुत कम है, सिर्फ 10 सोलर मासेस पर क्यूबिक पारसेक। वहीं अगर मिल्की वे के केंद्र को देखा जाए तो यहाँ पर यह आंकड़ा हजारों गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद ट्रायंगुलम गैलेक्सी में अभी कोई गैलेक्टिक कोर नहीं बनी है। ये अभी एक अधूरी आकाशगंगा है जो धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है, और शायद यही कारण है कि यहाँ कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं दिखता। और शायद ये भी हो सकता है कि वो कभी बने ही ना। इसके अलावा संभावनाएं और भी कई हो सकती हैं कि इसके केंद्र में कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हो सकता है कि वो बहुत छोटा हो और अभी सो रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रायंगुलम एक रेयर एग्जाम्पल है, एक प्योर डिस्क गैलेक्सी जिसमें बल्ज अभी विकसित नहीं हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सन 2024 में इसके आउटर डिस्क में 59 नए स्टार क्लस्टर्स खोजे जो सिर्फ 10 मिलियन साल पुराने हैं, यानी अभी अभी बने हैं। ये बताता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी की स्टार फॉर्मेशन अभी काफी तेज है। अगले कुछ बिलियन सालों में तारों के बनने की ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, जिससे इसके सेंट्रल रीजन का मास और डेंसिटी काफी बढ़ जाएंगे, और तब शायद इसका केंद्र भी सघन होकर ब्लैक होल पैदा कर पाएगा।
फिलहाल इस गैलेक्सी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अपने शुरुआती समय में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और इस यूनिवर्स में बनने वाली लगभग हर गैलेक्सी आखिर कैसे इवॉल्व होती है। लेकिन अभी तो ये छोटी सी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा हमें बुला रही है, हर रात ट्रायंगुलम कॉन्स्टलेशन में चमकती एक धुंधली सी रोशनी। वैसे तो इस गैलेक्सी को लेकर वैज्ञानिक बहुत कुछ जान चुके हैं, पर शायद इस ब्रह्मांड का नियम ही यही है कि जितना हम इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही और रहस्यमय होता चला जाता है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी का केस भी कुछ ऐसा ही है। आज भी ये गैलेक्सी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक जीवंत पहेली बनी हुई है। इसका टोटल मास करीब 50 बिलियन सोलर मासेस के करीब है, जिसमें से सिर्फ 5 से 10% ही चमकदार पदार्थ जैसे कि तारे, गैस और धूल बन पाए हैं। बाकी इसका 90% से भी ज्यादा भाग डार्क मैटर है। पर इसके बावजूद भी ये हमारी मिल्की वे के मुकाबले आधा ही कम है। डार्क मैटर की ये कमी इसके रहस्यों को और गहरा कर देती है। ऐसा लगता है मानो इस गैलेक्सी ने अपने आप को डार्क मैटर की चादर के पीछे छिपा लिया हो। सन 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के NIR कैम और मीरी इंस्ट्रूमेंट ने इसकी साउदर्न आर्म में एक साथ 793 एकदम नए स्टेलर ऑब्जेक्ट्स को खोजा, जिनमें से ज्यादातर अभी प्रोटोस्टार स्टेज में है। कुछ तो सिर्फ कुछ लाख साल पुराने हैं और इनमें से कई 8 से 30 सोलर मासेस के करीब हैं और अगले कुछ मिलियन सालों में यही तारे O टाइप या B टाइप ब्लू जाइंट स्टार बन जाएंगे, जिससे पता चलता है कि इस गैलेक्सी में तारों के बनने की प्रक्रिया काफी तेज है। लेकिन वहीं अगर इसके केंद्र की ओर देखें तो हमें एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। इस गैलेक्सी का केंद्र ही इसका सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। सन 2023 में एल्मा और वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप ने इसके कोर को मिलीमीटर और सेंटीमीटर वेवलेंथ में देखा, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। वहां कोई तेज रेडियो सोर्स नहीं मिला, कोई जेट नहीं मिला और ना ही कोई कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मिला। किसी बड़ी गैलेक्सी का कोर इतना रहस्यमय तरीके से खाली मिलना जरूर सवाल खड़े करता है। आखिर इस गैलेक्सी के साथ कुछ बहुत भयानक तो नहीं हुआ? कोई बहुत भयानक टक्कर जिसकी वजह से शायद इसके स्पाइरल आर्म्स की शेप बिगड़ गई और इसके सेंटर से सारा मास चुरा लिया गया, इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल भी। इस हिसाब से अगर इसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट भी करती हैं, तो उसका मास 3000 सोलर मासेस से ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिक इसे ब्लैक होल लेस स्पाइरल भी कहते हैं। लेकिन इस गैलेक्सी में ब्लैक होल न होने की मिस्ट्री को कई तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें पहली थियरी ये कहती है कि हो सकता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी ने अभी सुपरमैसिव ब्लैक होल की जरूरत ही महसूस न की हो, क्योंकि उसके पास पहले ही इतनी गैस थी कि इससे बनने वाले तारे अपने आप ही गैलेक्सी की डिस्क को स्थिर बना पा रहे थे। दूसरी थियरी ये कहती है कि बहुत पहले, शायद 8 से 10 बिलियन साल पहले, ट्रायंगुलम गैलेक्सी की किसी बड़ी आकाशगंगा से बहुत भयंकर टक्कर हुई थी। उस टक्कर की वजह से इसका मुख्य सेंट्रल ब्लैक होल बाहर फेंक दिया गया होगा। ऐसे रिकॉइलिंग ब्लैक होल्स का सिद्धांत हमारे विज्ञान में पहले से मौजूद है और ट्रायंगुलम गैलेक्सी उसका जीता जागता सबूत हो सकती है। इसके साथ ही एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये लगातार बढ़ रही है। आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.5 से 4.5 बिलियन साल बाद इन दोनों का आमना सामना होगा। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ेंगे, एक दूसरे के स्पाइरल आर्म्स को खींचकर तबाह कर देंगे। फिर लाखों साल तक इन दोनों आकाशगंगाओं का ग्रेविटेशनल डांस चलता रहेगा और अंत में ये गैलेक्सी पूरी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में विलीन हो जाएगी। इनके मर्जर के कुछ वक्त बाद हमारी मिल्की वे भी उस टक्कर में शामिल हो जाएगी, क्योंकि हम भी एंड्रोमेडा की तरफ करीब 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। तीनों आकाशगंगाओं के मिलने से एक बहुत ही विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण होगा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स पहले ही मिल्कोमेडा नाम दे चुके हैं। पर ट्रायंगुलम की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, वो सबसे पहले निगल ली जाएगी। उसके सारे सितारे, उसकी सारी गैस, उसकी सारी कहानियां और शायद कहानियां सुनाने वाले भी एंड्रोमेडा के पेट में समा जाएंगे और हम
हम पृथ्वी से उसकी आखिरी चमक को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तब हमारा सूरज भी कब का लाल दानव बन चुका होगा। पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट चुका होगा। जो भी इंसान बचे होंगे वो या तो धरती से पलायन कर चुके होंगे या फिर सौरमंडल में ही कहीं दूर सुदूर इलाकों में बस्तियां बसा चुके होंगे। अगर आप भी इस अनोखी गैलेक्सी को देखना चाहते हैं तो आपको किसी गांव या शहरी लाइट पॉल्यूशन से किसी दूर ऐसी जगह पर जाना होगा जहां आसमान एकदम साफ दिखाई दे, और फिर आसमान में आपको दिखेगा ट्रायंगुलम कॉन्स्टलेशन, हल्का और धुंधला चमकता हुआ धब्बा। इस कॉन्स्टलेशन में अल्फा ट्रायंगुलाई और बीटा ट्रायंगुलाई के बीच लगभग 1.5 डिग्री साउथ वेस्ट में एक हल्का सा धुंधले अंडाकार जैसा बादल एकदम साफ दिखाई देगा। ये करीब 6.5 मैग्नीट्यूड पर दिखाई देगा, यानी नंगी आंखों से तो ये बहुत मुश्किल से ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप 10x50 का बाइनोकुलर लगाते हैं तब आपके लिए नजारा बदल जाएगा। 40 से 50 मिनट तक आप अंधेरे में अपनी आंखों को सेट होने दें और फिर आप 30 से 50x जूम करके इस अनोखी गैलेक्सी के अंदर घुस चुके होंगे। 2026 से वेरा सी रूविन ऑब्जर्वेटरी हर 3 रात में ट्रायंगुलम गैलेक्सी को फिर से स्कैन करेगी। 10 साल में इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा सितारों की चमक में हो रहे बदलाव को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। हर सुपरनोवा, हर माइक्रो लेंसिंग घटना, हर घूमता हुआ गैस का बादल, हम इसके हर डेटा को कैप्चर करने वाले हैं। जेम्स वेब 2026 के मध्य तक इसके केंद्र का पूरा 3D स्पेक्ट्रम ले लेगा और तब शायद हमें इस बात का सटीक जवाब मिल पाए कि आखिर इसका ब्लैक होल कहां पर है। शायद यह हमारे विज्ञान की समझ को भी बदल कर रख दे, लेकिन आखिर में ये गैलेक्सी भी काल के ग्रास का शिकार हो जाएगी और ये खेल इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत समय तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन तब तक ट्रायंगुलम गैलेक्सी वही है और जीवित है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं, एक ऐसे इलाके में जो बेजान है, सुनसान है और अलग थलग है। लेकिन वहीं हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का सेंटर कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना है। इंटेंस रेडिएशन, ग्रेविटी और मिस्ट्रीज से भरा ये गैलेक्टिक सेंटर हम इंसानों के लिए किसी भी तरह से आइडियल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हमारा प्लेनेट एक ऐसे ही गैलेक्टिक सेंटर में हो तो? क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी किसी तरह से गैलेक्सी के सेंटर में पहुंच जाती है और वहां किसी तरह सरवाइव कर लेती है? वहां पर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? इंसानों में क्या क्या बदलाव आएंगे और क्या वहां पर जाकर हम फंस जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में आ ही जाती हैं जब हम किसी ऐसी एलियन सभ्यता के बारे में सोचते हैं जो किसी गैलेक्सी के केंद्र में रहती है। तो आज हम अपने आप को उनकी जगह रख कर देखेंगे। तो दोस्तों, सीट बेल्ट लगा लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज की अंतरिक्ष यात्रा में हम लाखों करोड़ों सितारों के बीच से होते हुए गैलेक्सी के सेंटर में जाने वाले हैं। मिल्की वे यानी आकाशगंगा हमारी अपनी गैलेक्सी, जिसमें करीब 100 बिलियन तारे लगभग 1 लाख लाइट ईयर के इलाके में फैले हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर आप लाइट की स्पीड से भी यात्रा करेंगे तो भी आपको मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी आकार में बहुत बड़ी है और इसके अलावा इसमें जो अरबों तारे हैं, प्लैनेट्स हैं और गैस है, वो एक ही जगह पर रुके हुए नहीं है। ये पूरा सिस्टम डायनामिक है और लगातार इवॉल्व कर रहा है। अगर हमारी पूरी गैलेक्सी की बात की जाए तो मिल्की वे स्पेस में करीब 13 लाख मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। सूरज भी गैलेक्सी को ऑर्बिट कर रहा है और हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसी के साथ उन अरबों तारों की लिस्ट में शामिल है जो इस गैलेक्सी का हिस्सा हैं। हमारी गैलेक्सी के बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीज पता है क्या है? वो है इसकी शेप। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका मतलब है कि देखने में ये किसी डिस्क के आकार की है। इसके बीच में एक बड़ा सा उभार है और स्पाइरल शेप की इसकी आर्म्स हैं। स्पाइरल आर्म्स ही वो जगह हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं। यहीं पर ज्यादातर तारे, गैस और धूल इकट्ठा होती है, उथल पुथल से एकदम परे। यही तो वो रीजन है जहां हमारा सोलर सिस्टम भी मौजूद है। गैलेक्टिक सेंटर से
26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर। ये डिस्टेंस वाकई बहुत ज्यादा है। हमारा सोलर सिस्टम भी गैलेक्टिक सेंटर को ऑर्बिट करता है और ये करीब 230 मिलियन साल लेता है गैलेक्सी का एक ऑर्बिट पूरा करने में। अब जरा सोचिए, करीब 65 मिलियन साल पहले धरती पर डायनासोर्स थे और तब से अब तक हम इंसान कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन गैलेक्सी के अराउंड हमारे सोलर सिस्टम ने अभी 1/4 ऑर्बिट भी पूरा नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो गैलेक्सी में हमारे सोलर सिस्टम की जो पोजीशन है वो हमारी लाइफ को बहुत से तरीकों से इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हमारी पोजीशन की वजह से हमें कम मात्रा में कॉस्मिक रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। एस्टेरॉइड्स और दूसरे तरह के इम्पैक्ट्स भी काफी कम होते हैं और हमारी लोकेशन की वजह से हम आज यूनिवर्स और गैलेक्सी के इतने अमेजिंग व्यूज को एंजॉय कर पाते हैं, स्पेस को एक्सप्लोर कर पाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम दूसरी गैलेक्सीज को देख पाते हैं। हमारा पड़ोसी तारा एकदम शांत है। हम गैलेक्सीज, नेबुलाज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को इवन अपनी ही गैलेक्सी के व्यूज को भी देख पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम गैलेक्सी में एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट पर बैठे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम लकी हैं, हम खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर हम इतने लकी ना होते तो, अगर हमारी पृथ्वी भी गैलेक्सी के सेंटर में होती तो। सेंटर ऑफ मिल्की वे। मिल्की वे के सेंटर में एक बहुत बड़ा उभार है जिसे हम सेंट्रल बल्ज कहते हैं और ये तारों से भरा पड़ा है। यहाँ अरबों तारे हैं और इन्हीं तारों के झुंड में एकदम बीचों बीच एक दैत्याकार दानव बैठा है जिसका आकार करीब 10,000 लाइट ईयर जितना बड़ा है। मिल्की वे के सेंटर की बात करें तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही एक्सट्रीम है, इतना भयानक कि बड़े से बड़ा एस्ट्रोनॉट भी इसे देखकर कांपने लग जाए। यहाँ हाई एनर्जी पार्टिकल्स और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तबाही का दूसरा नाम होंगे। यहाँ हमारे स्पेसक्राफ्ट काम नहीं करेंगे। इंटेंस रेडिएशन फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को रास्ते में ही जलाकर राख कर देगा। ये जगह हमारी नाजुक लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है और हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हमारी पृथ्वी गैलेक्टिक सेंटर के आसपास कहीं होती तो वो जगह हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होती। तो एग्जैक्टली वहां पर कंडीशंस कैसी होती, इसे समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेडिएशन से। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारी मिल्की वे का सेंट्रल रीजन सबसे खतरनाक रेडिएशन जोन्स में से एक है। अगर वहां पर पृथ्वी होती तो वहां लाइफ को अगर ये खत्म ना कर पाता तो बहुत कठिन तो बना ही देता। ये बात सच है कि वहां भी हमारी पृथ्वी के आसपास एक जाइंट मैग्नेटिक फील्ड होता, जैसे कि अभी ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। क्या वहां पर भी इसका ये मैग्नेटिक फील्ड काम करता? तो इसका उत्तर है नहीं। ये कुछ ऐसा होगा कि हम बड़े से तूफान से बचने के लिए एक छोटे से छाते का यूज करें। हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें वहां के खतरनाक रेडिएशन से बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। तो हम इंसानों के लिए वहां पर कंडीशंस जीने लायक नहीं होती, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे जीव जरूर होते जो उन कंडीशंस में खुद को ढाल लेते और वहां सरवाइव करने के लिए खुद को इवॉल्व कर लेते। ऐसे जीवों को हमने अपनी पृथ्वी के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी देखा है। समुद्रों के नीचे एक्सट्रीम प्रेशर जोन्स में, वॉल्केनोज में एक्सट्रीम हीट और पोल्स पर एक्सट्रीम कोल्ड में अनेकों ऐसे जीव पाए गए हैं जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने आप को जीवित रख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इंसान खुद को सरवाइव करने के लिए, वहां पर रहने के लिए खुद को इवॉल्व कर पाएं तो? क्या होगा अगर हम वहां की परिस्थितियों में जीना सीख जाएं तो? वी ह्यूमंस, हमारी स्किन कुछ इस तरह से इवॉल्व होगी कि वो रेडिएशन से हमें बचा पाए। पेड़ पौधे कुछ अलग ढंग से ग्रो होंगे क्योंकि वहां अरबों तारों की रोशनी से आसमान हमेशा चमकता रहेगा। हम वहां पर रहने के लिए इवॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वहां रहते हुए चीजें हमारे लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होंगी। फिर भी इंटेंस रेडिएशन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। रेडिएशन की वजह से ही हमारा डीएनए लगातार डैमेज होता रहेगा। ये शायद वहां रहने की सबसे बड़ी सजा होगी। इसके अलावा हमारे डीएनए में बहुत जल्दी म्यूटेशंस होते रहेंगे और ये चीज हम इंसानों को सबसे ज्यादा डराती है। म्यूटेशंस की वजह से वहां पर ना जाने कब कौन सा इंसान क्या बन जाए। डर सिर्फ इंसानों से ही नहीं होगा, जानवर और पेड़ पौधे भी म्यूटेशंस का शिकार होते रहेंगे, जिससे बदलाव वहां पर हर पल हमें नजर आता रहेगा।
और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सट्रीम केसेस की तो हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे। हो सकता है कि वहाँ पर रहते हुए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आ सकती हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी को जल्दी फूड और दूसरे रिसोर्सेज को प्रोसेस करने के लिए बदलना पड़े। इससे हमारे शरीर की ग्रोथ और साइज भी बड़ा हो जाएगा। पेड़ पौधे और हमारे आसपास के जानवर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़े हो जाएंगे। धरती पर कई ऐसे बायोल्यूमिनेसेंस जीव देखे गए हैं जो ज्यादा रेडिएशन में जगमगाते हैं। ऐसे जीव वहाँ के रेडिएशन लेवल में और भी ज्यादा चमकेंगे। आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं रात को ऐसे जंगल में जो ऐसे जीवों की वजह से हरे और नीले रंग से जगमगा रहा होगा। वो एक्सपीरियंस अमेजिंग तो होगा ही, लेकिन साथ ही बहुत डरावना भी होगा। लेकिन रेडिएशन तो सिर्फ एक वजह है वहाँ पर इतने बड़े बदलाव देखने के लिए। पर अब हम बात करेंगे एक और बड़े बदलाव की। जी हाँ, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। मिल्की वे के सेंटर में ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा दानव जो बैठा है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। हमारे सूरज के मुकाबले 40 मिलियन गुना भारी एक ब्लैक होल जिसे कहा जाता है सजिटेरियस ए। अब वो हमारा पड़ोसी होगा। अद्भुत। अब बस यही सबसे बड़ा डर रहेगा कि वो कहीं हमें निगल न ले या फिर हम उसकी ग्रेविटी में कहीं क्रश न हो जाएं। अगर हम खुशकिस्मत रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये भी मत सोचना कि तबाही टल गई है। ब्लैक होल की ग्रेविटी फिर भी धरती पर भूकंपों और वोल्केनिक इरप्शंस को ट्रिगर करती रहेगी। धरती पर कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा, कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं टिक पाएगा और हमें रहने के लिए शायद फ्लोटिंग स्टेशंस बनाने की जरूरत पड़ेगी या फिर रहने के लिए ऐसे घर बनाए जाएंगे जो इतने बड़े भूकंपों को सह सकें। सही मायनों में कहें तो ऐसी आपदाओं से हमें हर रोज लड़ना होगा, हर रोज समुद्री लहरों से बचना होगा, हर रोज तूफानों का सामना करना पड़ेगा। यानी हमें अपनी जिंदगी के लिए रोज कुदरत से कंपटीशन करना होगा। इस कहानी का सबसे खराब पार्ट ये है कि अगर आप उस प्लेनेट से अगर निकलना भी चाहते हैं तो सॉरी, आप उस प्लेनेट से नहीं निकल पाएंगे। आप वहां पर ट्रैप हो चुके हैं हमेशा के लिए, क्योंकि वहां इतनी इंटेंस ग्रेविटी में रॉकेट्स लॉन्च करना आसान नहीं होगा और फिर उस इंटेंस रेडिएशन में हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स भी काम नहीं करेगी। यहाँ ग्रेविटी सिर्फ चीजों पर ही प्रभाव नहीं डालेगी। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इतनी इंटेंस ग्रेविटी की वजह से वहां पर टाइम का फ्लो भी धीमा रहेगा। यानी कि गैलेक्टिक सेंटर के पास रहते हुए पृथ्वी वासियों की उम्र धीरे बढ़ेगी एज कम्पेयर टू उनके जो गैलेक्टिक सेंटर से दूर रह रहे हैं। गैलेक्टिक सेंटर की पृथ्वी पर बिताया हुआ सिर्फ 1 साल दूर किसी ग्रह पर हजारों सालों के बराबर हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंटरस्टेलर मूवी में हमें दिखाया गया है। इसके अलावा मिल्की वे का गैलेक्टिक सेंटर एक बिजी प्लेस है जहां हर समय कुछ न कुछ घटता ही रहता है। तारे, ग्रह और इसके अलावा भी बाकी सेलेस्टियल बॉडीज हर रोज हाई स्पीड से हमें इधर उधर जाती दिखेंगी। आसमान में तारों की पोजीशन तेजी से बदलती हुई दिखाई देगी और इसका एक और मतलब ये है कि हम वहां पर स्पेस में नेविगेट नहीं कर पाएंगे। एक तो हम वहां अरबों खरबों सितारों से घिरे होंगे और वो सभी तारे बड़ी तेजी से ट्रेवल भी कर रहे होंगे, तो हमारे पास कोई स्टेबल रेफरेंस नहीं होगा नेविगेट करने के लिए। इसके अलावा जीपीएस भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस और रेडिएशन की वजह से रिलायबल नहीं रहेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्पेस में गुम हुए तब भी आपके पास नेविगेट करने का कोई टूल नहीं होगा। और अगर पृथ्वी पर भी किसी घने जंगल में गुम हुए तो आपको सिर्फ उस जंगल के क्रीपी एनिमल्स ही ढूंढ पाएंगे, इंसान शायद कभी नहीं। वहां भयानक चीजें और भी भयानक हो सकती हैं, लेकिन चलिए अब कुछ अमेजिंग व्यूज पर नजर डालते हैं जो वहां रहते हुए हमें दिखाई देंगे। गैलेक्टिक सेंटर में हमारे आसपास अनेकों मॉलिक्यूलर क्लाउड्स होंगे जहां सितारे जन्म ले रहे होंगे। उन इलाकों को देखना अपने आप में अमेजिंग होगा। इसके अलावा ओराइन नेबुला, ईगल नेबुला, इन सब के स्पेक्टेकुलर व्यूज हमारे सामने होंगे और यकीन मानिए स्पेस लवर के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं होगा। लेकिन अगर इन सब को मिलाकर देखें तो गैलेक्टिक सेंटर में हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होगी। वहां कुछ ऐसे मंजर होंगे जो आज तक हम यहाँ पर नहीं देख पाए हैं, लेकिन फिर भी ये सफर काफी इंटरेस्टिंग था ये समझने के लिए
कि जहां अभी हम हैं वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। हमारे सूरज की फीकी रोशनी के पार एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया छिपी हुई है। हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह के बाद और ऑट क्लाउड की रहस्यमय दुनिया से भी दूर इस अनंत और रहस्यों से भरे अंधकारमय अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे हम हमेशा से पाने का सपना देखते आए हैं, पर शायद अभी वहां तक पहुंचना इंसानी सभ्यता के लिए एक बड़ी चुनौती है। अल्फा सेंटोरी, हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम, एक चमकती रोशनी जो रात के आसमान में आस जगाती है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले तो नहीं हो सकते। एक उम्मीद है अपने घर को लेकर कि क्या हुआ अगर एक दिन धरती रहने लायक नहीं रहेगी, ये स्टार सिस्टम हमारा नया घर होगा। लेकिन इसके साथ ही एक परेशान करने वाली दूरी भी है। ऐसी क्या वजह है जो वहां तक हमारा पहुंचना लगभग असंभव लगता है? और अगर हम कभी अपनी इच्छा और टेक्नोलॉजी को साथ लाकर इंटरस्टेलर के इस लंबे फासले को कभी पार कर पाए तो हमें वहां पर क्या मिलेगा? एक नई दुनिया या एक और हताशा जो हमें याद दिलाएगी कि हम ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं। तैयार हो जाइए अल्फा सेंटोरी के एक हैरान करने वाले सफर पर, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फा सेंटोरी के अनेकों रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। ये यात्रा अद्भुत होगी, असंभव लगेगी और एक ऐसे सच का सामना करवाएगी जो शायद हमें अपने यूनिवर्स और खुद की एग्जिस्टेंस पर सोचने के लिए मजबूर कर दे। सितारे हमें बुलाते जरूर हैं, पर साथ ही ये चेतावनी भी देते हैं कि उन तक का रास्ता अंधेरों से घिरा है। अल्फा सेंटोरी, अ सिस्टम ऑफ मिस्ट्री। अल्फा सेंटोरी सिर्फ एक तारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो जटिलताओं और आश्चर्यों से भरा पड़ा है। इसमें 3 बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अल्फा सेंटोरी ए, एक ऐसा तारा जो बिल्कुल हमारे सूरज के जैसा ही है और इसे ऑफिशियली रीगल कैंटोरस के नाम से जाना जाता है। इस सिस्टम का दूसरा तारा है अल्फा सेंटोरी बी, इसे टॉलेमैन भी कहा जाता है। और आखिरी है रहस्यों से भरा अल्फा सेंटोरी सी, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेड ड्वार्फ है जो इन दोनों के आसपास 0.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर घूमता है। एक अकेला घूमता तारा जो अपने स्टेलर फैमिली के एकदम किनारे पर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास एक सीक्रेट है, एक प्लेनेट जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। 2016 में इसे डिस्कवर किया गया। ये रॉकी एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के बहुत करीब है, बस 0.049 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, लेकिन फिर भी ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में है। तो क्या ये हमारी मानव सभ्यता का दूसरा घर हो सकता है? क्या ये संभव है या फिर यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमेशा के लिए इस ग्रह को रहस्यों के अंधेरे में ही रखेंगी? प्रॉक्सिमा बी हमारा सबसे करीबी नोन एक्सोप्लैनेट है, सिर्फ 4.246 लाइट ईयर्स की दूरी पर। कॉस्मिक टर्म्स में देखें तो ये बिल्कुल पास लगता है, लेकिन इस पास होने का मतलब है 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स की दूरी। ये इतनी बड़ी दूरी है कि लाइट, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसे भी ये फासला पार करने में 4.3 साल लग जाते हैं। हमारे जैसे इंसानों के लिए जो इस ब्रह्मांड में बस कुछ क्षणों के लिए हैं, जो अपनी धीमी स्पेसशिप से बंधे हैं, तो ये चैलेंज हमारे लिए और भी बड़ा हो जाता है। प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक इम्पॉसिबल के साथ एक शर्त लगाने जैसा है। तो फिर हम प्रॉक्सिमा बी के सपने क्यों देखते हैं? शायद इसलिए कि ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सुलझने का इंतजार कर रही है, एक पजल का हिस्सा जो हमारे एग्जिस्टेंस के ग्रैंड नैरेटिव में एकदम फिट होता है। लेकिन हम इस अनजान जमीन पर कदम रखें, इससे पहले हमें एक कठोर वास्तविकता का सामना करना होगा। एक ऐसी रियलिटी
जो हमसे ऐसे सवाल पूछती है जिनका सामना करने से शायद हम डरते हैं। द एबेज बिटवीन स्टार्स। जरा सोच कर देखिए, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक की दूरी अर्थ और सन के बीच की दूरी से 2,66,000 गुना ज्यादा है। धरती और चांद की दूरी से करीब 103 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। वॉयेजर 1 जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे तेज इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट है, उसे वहां तक पहुंचने में 75,000 साल लग जाएंगे। 75,000 साल, तब तक शायद हमारी सभ्यता धूल बन चुकी होगी, और या फिर हम ये कब के भूल चुके होंगे कि हमने कभी वॉयेजर नाम के प्रोब्स को लॉन्च भी किया था। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्कर सोलर प्रोब जो कि 7 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, उसे भी इस ट्रिप को पूरा करने में 6,500 सालों का समय लग जाएगा। ये नंबर्स सिर्फ डराने वाले नहीं हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम अभी विकास के एकदम शुरुआती लेवल पर हैं। अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना कोई सिंपल चैलेंज नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो फिजिक्स, इंजीनियरिंग और ह्यूमन इमेजिनेशंस की सीमाओं को तोड़कर उनसे आगे निकलने की डिमांड करेगी। और फिर भी जब हम इस अनंत ब्रह्मांड में झांकते हैं तो एक अजीब सवाल उठता है, क्या हम इसे पार करने के लिए बने हैं, या यूनिवर्स के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो शायद हमें नहीं खोलने चाहिए। द बैरियर ऑफ लाइट, अ कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी। सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ हमारी रियलिटी को समझने का तरीका बदल दिया। इस थियरी के कई बड़े रहस्यों में से एक थी एक कड़वी लेकिन साफ सच्चाई। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट की स्पीड को पार नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक कॉस्मिक रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक में हमेशा के लिए रखा गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो उसकी एनर्जी मास में बदलती है। वो जितनी तेजी से चलेगा उतना ही ज्यादा वो भारी होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसे और तेज होने के लिए अनंत एनर्जी की जरूरत होगी। जरा सोच कर देखिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचता है तो उसका 80 किलोग्राम का मास बढ़कर लगभग 2 टन हो जाएगा। आप कॉस्मिक स्पीड लिमिट के जितना करीब पहुंचते हैं, रफ्तार बढ़ाने की चुनौती उतनी ही बड़ी हो जाती है। लाइट की स्पीड पार करना किसी इनफाइनाइट हाइट की दीवार के ऊपर से छलांग लगाने जैसा है। कोई भी शक्ति, कोई भी पावर आपको दूसरी तरफ लेकर नहीं जा सकती। अगर हम लाइट की स्पीड तक पहुंच भी जाएं, तो भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी की यात्रा लगभग 4.3 साल लेगी। लेकिन ये तो एक बेस्ट केस सिनेरियो है, एक सपना जो वास्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और फिजिक्स के नियमों की वजह से लगभग असंभव लगता है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, ये रियलिटी के मूल रूप और सिद्धांतों के खिलाफ एक जंग है जिसे जीतना भी हमारे लिए असंभव है। अ ग्लिमर ऑफ होप, टाइम डायलेशन। और फिर भी ये ब्रह्मांड पैराडॉक्सेस से भरा पड़ा है। जब एक स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब चलती है तो एक अजीब फिनोमिनन होता है, टाइम डायलेशन। एक स्पेसक्राफ्ट जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ रिलेटिविस्टिक स्पीड पर जा रहा है तो उसके क्रू के लिए समय धीरे बहता है। जमीन पर से देखने वाले ऑब्जर्वर के लिए ये यात्रा कई दशकों या सदियों लंबी लग सकती है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के अंदर के ट्रैवलर्स के लिए ये सिर्फ कुछ सालों जैसी लगेगी। लेकिन टाइम डायलेशन सिर्फ एक सब्जेक्टिव कंप्रेशन नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक स्पेसक्राफ्ट जो 95% स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंच जाता है, जमीन के ऑब्जर्वर के लिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी का फासला जो कि 4.246 लाइट ईयर्स है, वहां तक पहुंचने में करीब 4.47 साल लगेंगे। लेकिन क्रू के लिए टाइम डायलेशन की वजह से ये यात्रा सिर्फ 1.39 सालों की लगेगी। जितनी तेज स्पेसक्राफ्ट चलेगा, ये अंतर उतना ही छोटा होता जाएगा। लेकिन अगर स्पेसक्राफ्ट 99.9% स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है
तो क्रू को 1 साल की जर्नी में सिर्फ 2 हफ्तों का समय लगेगा। और अगर स्पीड 99.999999% स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो एक ऐसा सफर जो हजारों लाइट ईयर्स का होगा वो क्रू के लिए सिर्फ कुछ दशकों में ही खत्म हो जाएगा, या उससे भी पहले। ये फिनोमिनन एक गहरा सवाल उठाता है, क्या रिलेटिविस्टिक ट्रैवल इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का रास्ता खोल सकता है? शायद। लेकिन टाइम डायलेशन एक चमत्कार नहीं है। ऐसी स्पीड्स तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी अनइमेजिनेबल है। और जो खतरे हैं जैसे कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स के साथ कोलिजन, लीथल रेडिएशन और इंटरस्टेलर मैटर के डिस्ट्रक्टिव इंटरैक्शन, ये सभी चैलेंजेस अभी बहुत बड़े हैं। ऐसी स्पीड्स पर तो इंटरस्टेलर गैस का एक पतला सा लेयर भी एक डेडली प्लाज्मा बन जाएगा, स्पेसक्राफ्ट और उसके क्रू दोनों के लिए। खाली स्पेस जो कभी एक शांत और एकदम खाली इलाका लगता है, वो एक इनविजिबल बैटल ग्राउंड बन जाएगा, एक ऐसी रणभूमि जिसमें अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट सरवाइव नहीं कर सका। टाइम डायलेशन एक प्रॉमिस तो रखता है दूर के सितारों तक पहुंचाने का, लेकिन ये अपने साथ एक गहरे और रहस्यों भरे बैरियर्स को भी लेकर आता है। लिमिटेशंस ऑफ टाइम डायलेशन। जैसा कि हमने पहले देखा, एक मास को लाइट की स्पीड के करीब लेकर जाने के लिए प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होगी। अभी तक हमें ऐसा कोई प्रपल्शन सिस्टम नहीं मिला जो इसे संभव बना सके। और अगर किसी तरह से एनर्जी की इस समस्या को सुलझा भी लिया जाए, तब भी एक स्पेसशिप जो लाइट की स्पीड के करीब चलेगी, उसके लिए स्पेस बहुत ही खतरनाक जगह बन जाएगी। स्पेस खाली नहीं है, ये असल में अनगिनत वॉन्डरिंग एटम से भरा पड़ा है, जो कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में गैस और डस्ट क्लाउड्स, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स के रूप में जमा हो जाती हैं, और कभी कभी अकेले एटम्स बनकर इस अनंत ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। 1 क्यूब सेंटीमीटर स्पेस में 2 हाइड्रोजन के एटम्स के बीच कोलिजन की प्रोबेबिलिटी एक अलग बात है, और स्पेसशिप की जर्नी के दौरान पार्टिकल्स के एक इनॉर्मस फ्लो की स्पेसशिप से टकराने की सर्टेनिटी एक बिल्कुल ही अलग बात है। लो स्पीड्स पर तो पार्टिकल्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ ये एक खतरनाक बारिश के रूप में बरसते हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स और हाईली पेनिट्रेटिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन के रूप में स्पेसक्राफ्ट को सीवियर डैमेज पहुंचा सकते हैं। और स्पेसशिप के अंदर रहने वाले क्रू के लिए एटमॉस्फेयर एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव हो जाता है। ऐसे पार्टिकल्स जो स्पीड ऑफ लाइट के बेहद करीब ट्रेवल करते हैं, वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेती हैं कि ये किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए खतरा बन जाती हैं। इतनी तेज रफ्तार पर अगर एक बेहद पतले नेबुलर क्लाउड को भी पार किया जाए तो ये पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोशल एंड टेम्पोरल डिस्कनेक्शन, अ लोनली फ्यूचर। फिर चाहे हम सारे टेक्निकल चैलेंजेस को पार भी कर लें, लेकिन फिर भी एक असंभव समस्या बची रहेगी। टाइम डायलेशन का स्पेसशिप और होम प्लैनेट के संबंधों पर एक विनाशकारी असर होगा। रिलेटिविस्टिक शिप पर सवार क्रू के लिए समय बहुत तेजी से धीमा होगा, लेकिन वहीं धरती पर घड़ी अपने यूजुअल गति से ही चलती रहेगी। जो समय क्रू के लिए सिर्फ 11 साल के जैसा फील होगा, वो धरती पर छोड़े गए लोगों के लिए लाखों या करोड़ों सालों में बदल जाएगा। ये कठोर सच एक एग्जिस्टेंशियल डायलेमा को हमारे सामने रखता है। एस्ट्रोनॉट्स जो ऐसे सफर पर निकलेंगे, उन्हें अपनी दुनिया, परिवार, दोस्तों और उनकी संस्कृति तक हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, और जब वे वापस लौटेंगे, धरती उनके लिए बिल्कुल बदल चुकी होगी, या शायद रहने के लायक भी नहीं रहेगी। वो सोसाइटी जो एक समय उन्होंने छोड़ी थी, वो समय की रेत में खो चुकी होगी, या तो किसी एलियन रूप में बदल गई होगी, और या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। स्पेसशिप एक एक्सप्लोरेशन का माध्यम न होकर एक अकेला समय और स्पेस में भटकती उनकी एक छोटी सी दुनिया बनकर रह जाएगा। ऐसे टेम्पोरल आइसोलेशन का प्रभाव स्टार ट्रेक जैसे काल्पनिक यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के आइडिया में भी देखने को मिलता है,
ट्रेड और कॉपरेशन के लिए जरूरी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन बिखर जाएगा। क्या एक कॉमर्शियल एंटरप्राइज के पास ये मोटिवेशन होगा कि वो एक ऐसी जर्नी पर कार्गो भेजे जिसका सेंडर से फिर कभी कोई कनेक्शन ही न हो? ऐसी यात्रा एक सौदा नहीं बल्कि एक ऐसा कार्गो बन जाएगी जिसका ना तो कोई मालिक है और ना ही कोई मंजिल। आइंस्टाइनियन रिलेटिविटी के नियमों के तहत ऐसी जर्नीज पर निकलने वाला कोई भी स्पेसशिप असल में एक सेल्फ सस्टेन्ड दुनिया बन जाएगी, अपने ओरिजिन से बिल्कुल अलग, अपने पर्पस से भटकती हुई। तो क्या ये सैक्रिफाइस वर्थ होगा? ये उदासी भरा निष्कर्ष एनरिको फर्मी के प्रसिद्ध पैराडॉक्स के साथ अच्छी तरह अलाइन होता है। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद इसका जवाब इसमें नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि इस यूनिवर्स के नियमों द्वारा थोपे जाने वाले क्रूअल बैरियर्स में है। टाइम डायलेशन एक कठोर सच्चाई को हमारे सामने रखता है। चाहे हम इन बैरियर्स को पार भी कर लें, एक रिलेटिविस्टिक स्पेसशिप के क्रू के लिए उनके प्लेनेट पर समय अपनी यूजुअल गति से ही चलता रहेगा। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, सिविलाइजेशंस उठेंगी और गिरेंगी। जब तक क्रू वापस लौटेगा, उनकी दुनिया उनके खुद के लिए ही पूरी तरह बदल चुकी होगी या शायद पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। तो फिर ऐसी जर्नी का मकसद ही क्या होगा? अल्फा सेंटोरी तक एक मिशन सिर्फ फिजिकल स्पेस को पार करने की बात नहीं है। ये समय और यादों के उन रिश्तों को तोड़ देगा जो हमें इंसानियत से बांधते हैं, हमें इंसान बनाते हैं। द फर्मी पैराडॉक्स, अ स्टार्क रिमाइंडर। ये कंक्लूजन हमें एक डरावनी और गहरी बात की तरफ ले जाता है जो कभी एनरिको फर्मी ने पूछी थी। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली? शायद इसका जवाब उन्हीं लिमिटेशंस में छिपा है जिनका हम सामना करते हैं। सितारों के बीच जो दूरियां हैं वो सिर्फ स्पेस की मेजरमेंट्स नहीं है, वो आइसोलेशन के मजबूत किले की तरह है। ये नेचर द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिन्हें शायद ही कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। ये बैरियर्स शायद हर एक सिविलाइजेशन को उसके अपने सेलेस्टियल बैकयार्ड तक ही सीमित कर देते हैं, जहां इंटरस्टेलर एक्सपेंशन के सपने किसी कमजोर पड़ चुकी लौ की तरह जलते और आखिर बुझ जाते हैं। अल्फा सेंटोरी हमारे नजदीक होने के बावजूद भी एक ऐसा सपना बनकर रह जाता है जो सिर्फ बहुत हिम्मत करने वालों और जो अपनी दुनिया के लिए सब कुछ त्याग सकें, सिर्फ उन्हीं के लिए है। क्या ये बात जो विजिटर्स की नॉन एग्जिस्टेंस को दिखाती है, ये उन सभ्यताओं की हार का संकेत है, और या फिर ये और भी ज्यादा गहरी चेतावनी है कि वाकई हम इस अनंत अंधकार में बिल्कुल अकेले हैं? अ न्यू होप, रोबोटिक एक्सप्लोरर्स एंड लाइट सेल्स। पर हम ये जानते हैं कि जहां इंसान काम नहीं आ सकते, वहां शायद मशीनें सफल हो सकती हैं। इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर शायद रोबोटिक प्रोब्स के हाथ में हो। मिनिएचराइज्ड मार्वल्स जो स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शंस पर सफर करने की कैपेसिटी रखते हैं। कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वॉन न्यूमन प्रोब्स जो सेल्फ रेप्लिकेशन और कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी का सार वो सितारों तक फैला सकते हैं, या शायद लेजर सेल्स जो फोकस्ड लाइट बीम से ड्रिवन होंगी। लाइट वेट प्रोब्स को एक्सेलरेट करके स्पीड ऑफ लाइट के 20% तक लाया जा सकता है, और सिर्फ 21 सालों में इसके साथ अल्फा सेंटोरी तक पहुंचा जा सकता है। ये सॉल्यूशंस कोई साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी वास्तविकता के बेहद करीब हैं। ये यात्रा फिर भी आसान नहीं होगी और ऑब्स्टेकल्स बहुत बड़े हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी कभी इम्पॉसिबल करने से पीछे नहीं हटी है। क्या ये मशीन्स एक दिन हमें ऐसे सीक्रेट्स भेजेंगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था? कंक्लूजन, द इटर्नल मिस्ट्री। अल्फा सेंटोरी हमेशा से एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो इंसानी पहुंच के किनारे पर है। ये हमें नई दुनियाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही हमें हमारी सीमाओं की याद दिलाता है। चाहे हम एक सेंचुरी में, एक मिलेनियम में
या फिर कभी भी हम यहाँ तक न पहुंच पाएं, अल्फा सेंटोरी का ये सपना हमेशा ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करता रहेगा कि हम ऊपर आसमान को देखें, सवाल करें और आगे बढ़ें। आखिर में सितारों की जर्नी सिर्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है, ये एक अथाह और अनजान ब्रह्मांड का सामना करने और इसी कोशिश में मीनिंग ढूंढने की बात है। हम यहाँ पर अनजान रहने के लिए ही बने हैं, या फिर शायद हम एक दिन इन सितारों के साथ ही जुड़ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, ये मिस्ट्री बरकरार रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।